हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक क्या होता है, ठीक है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। तत्व, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, जितने भी हैं ये पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट चल रहा था यौगिक, ठीक है। तो हम आज यौगिक के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे है, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यानी यौगिक क्या है? यौगिक एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं, ठीक है, वो नियत अनुपात में रासायनिक तौर पे क्या होते हैं? संयोजक, यानी कि मिलाने पे, ठीक है, बनता है। यानी दो या दो से अधिक तत्वों को एक समान अनुपात में अगर हम मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारा ये एक डिफिनेशन तैयार होता है यौगिक का। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? बताइए। तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो बना है, ठीक है, प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा क्या है? वो यौगिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप देखेंगे। क्रियाकलाप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि कक्षा को दो समूहों में विभक्त करें, ठीक है। तो कक्षा को दो समूहों में विभक्त करना है। जैसे मान लीजिए कक्षा ए और एक कक्षा बी, यानी दो समूहों में हम क्या कर देंगे? विभक्त कर देंगे, ठीक है। एक को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और दूसरे को 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। यानी चीनी मिट्टी की प्याली दे देंगे, ठीक है। ए और बी रहेगा, एक को चीनी मिट्टी और दूसरे को, एक को कितना देंगे? एक को 50 देंगे और दूसरे को कितना देंगे? 3 ग्राम देंगे, ठीक है। ऐसे दे देंगे, ठीक है। क्या देंगे? 50 ग्राम लोहे का चूर्ण देंगे और 3 ग्राम सल्फर देंगे, ठीक है। और किस में देना है हमें? चीनी मिट्टी की प्याली में देना है, ठीक है। चलिए, समूह एक में देखिए क्या होता है कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। यानी समूह एक में क्या करना है कि लोहे का चूर्ण ले लें, ठीक है, और सल्फर पाउडर ले लें। उन दोनों को पीस कर क्या कर दें? मिला दें। और समूह दो में क्या करें कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं, ठीक है। यानी समूह दो में क्या करेंगे कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक क्या करेंगे? उसको गर्म करेंगे। उन मिश्रण को क्या करेंगे? बहुत मतलब जो जहाँ से हम टेम्परेचर ले सकते हैं उस टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे? उसको गर्म करेंगे, ठीक है। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। अब उस ज्वाला को क्या कर देंगे? हटा देंगे, जिससे गर्म करते हैं उसको हटा देंगे और वो मिश्रण धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समूह एक और समूह दो में यहाँ पे हम तुलना करेंगे, ठीक है। देखिए, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। अब दोनों में चुंबकीय गुण की जांच करेंगे, किसमें चुंबक का गुण है, ठीक है। तो कैसे जांच करें? देखिए, सामग्री के निकट एक चुंबक को लेंगे, ठीक है। यानी सामग्री, दोनों सामग्री रहेगा, एक में तो वही चीजें रहेंगी। एक समूह में देखिए, एक समूह में क्या रहेगा? एक समूह में लोहे का चूर्ण सल्फर पाउडर रख देंगे, ठीक है। और दूसरे समूह में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करेंगे, ठीक है। और गर्म करने के बाद वो टेम्परेचर हटा लेंगे और हटाने के बाद क्या करेंगे? उसको ठंडा हो जाने देंगे, ठीक है। अब दोनों हमें प्राप्त हो गया, समूह एक और समूह दो प्राप्त हो गया। और समूह एक और समूह दो में जो प्राप्त हुआ है उसको हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि किसमें चुंबकीय गुण है, ठीक है। तो वही चीजें है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएंगे, ठीक है। दोनों सामग्री के निकट, पहले समूह एक के और समूह दो के, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? आप देखिए, जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। तो हमें ये जांच करना है कि जो सामग्री है समूह एक और समूह दो में, वो दोनों में से कौन सी क्या होती है? चुंबक की तरह आकर्षित हो जाती है, यानी चुंबक में चिपक जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट को तुलना करेंगे। यानी कि दोनों जो सामग्री हैं उनमें जो प्राप्त, जो हमारे पास प्राप्त है उनमें जो रंग है, कलर को, उसके तुलना करेंगे, ठीक है। कि बनावट कैसी, इसकी बनावट कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, इसमें कैसा कलर आ गया, समूह एक में कैसा कलर है, ठीक है। बस तुलना करना है, ठीक है आपको। यहाँ पे देखिए, प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं। यानी समूह एक में हम क्या कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। और मिश्रण को अच्छी तरह मिलाना है और उसको क्या कर देना है? छान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे क्वेश्चन है, ठीक है। समूह एक और समूह दो में क्या होता है, ये सारे क्रियाकलाप है। उसका सारे समूह का उत्तर आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। मैं इस सारे चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट है,
प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। यानी कि दूसरे भाग में क्या कर देंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे। देखिए यहाँ पे तनु के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे दूसरे समूह में, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देश आवश्यक है, ठीक है। तो ये जो आप क्रियाकलाप करेंगे वो अध्यापक की उपस्थिति में ही करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं, अवलोकनों को नोट करें। क्या क्या अवलोकन होता है, ठीक है, यानी क्या क्या प्राप्त होता है उसको आपको क्या करना है, नोट करना है। अब देखिए यहाँ पे अब उत्तर दें, आपको यहाँ पे उत्तर देनी है। देखिए सोचिए अपने मन से क्या क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है। तो आप ये जब क्रियाकलाप करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि देखना है कि दोनों में क्या हो रहा है, दोनों समूह में जो प्राप्त सामग्री प्राप्त हुई है वो दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं कि या अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। आपको ये नोट करनी है, ठीक है। किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है। तो एक को आप टेम्परेचर दिए, एक को नहीं दिए, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर वाले में चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही बतानी है, ठीक है, ये आपको करनी है, ठीक है। देखिए क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं, और जितने भी सामग्री हम मिक्सर किए हैं क्या हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है। आपको बताना है हाँ या नहीं। क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है, ये आपको नोट करना है। ये कब पता चलेगा, जब हम क्रियाकलाप करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, ठीक है। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम क्रियाकलाप करेंगे। देखिए यहाँ पे उसके बारे में रिजल्ट क्या क्या प्राप्त होता है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन, समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन यह रंगीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। यानी समूह एक द्वारा प्राप्त गैस जो होगी, जब हम उसमें क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे समूह एक में यहाँ पे क्या किया जा रहा है। देखिए लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर जब पीस कर इसमें मिलाएंगे तो हमें समूह एक द्वारा जो जब उसको मिलाएंगे उसमें तो जो गैस प्राप्त होगी ना, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ये कैसी है, रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है, गंधहीन है, ठीक है, यानी इससे कोई किसी प्रकार का गंध नहीं आता है, ज्वलनशील है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इसमें आग लगाने पे क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, यानी कि ये ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें, यानी इसकी ज्वलनशीलता की कक्षा में जांच नहीं करना है, ठीक है, हानि हो सकती है। चलिए देखिए दूसरा में, देखिए समूह दो में हम क्या किए थे कि देखिए समूह दो द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन था, इसमें क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है समूह दो में, ठीक है। यह रंगहीन गैस है, ये भी क्या है, रंगहीन है, और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है। यानी हाइड्रोजन, यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है वो कैसी होती है, सड़े हुए अंडे की जैसी होती है। कैसी होती है, सड़े हुए अंडे की जैसी होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है सड़े हुए अंडे की जैसी होती है। चलिए यहाँ पे देखिए, आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ, यानी कि समूह एक और समूह दो में जो हमारे पदार्थ जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, यानी उनके गुण क्या है, अलग अलग है। एक में हाइड्रोजन जो प्राप्त हो रहा था वो केवल क्या था, वो गंधहीन था और ज्वलनशील था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें गंध है, ठीक है, इसमें क्या है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध है हाइड्रोजन सल्फाइड में। तो हमें क्या पाया कि समूह एक में अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं, समूह एक और समूह दो दोनों जो होते हैं वो अलग अलग गुणों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, प्रारंभ में दिए गए पदार्थ कैसे थे, समान थे। देखिए यहाँ पे समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह दो की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो समूह एक में क्या हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ है, और समूह दो में क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कैसे, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, एक समूह में जैसे कि लोहा और चूड़ था ना, उसको हम गर्म कर दिया था, गर्म करने के बाद उसको क्या किया, जब चुंबक के पास लेके गए तो वहाँ पे क्या हुआ, वो चुंबक से नहीं चिपका, यानी कि चुंबकीय गुण क्या हो गया, उसका परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझ में आ जाएगा, लिखा है समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है, दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर हो गया, ठीक है। अब मिश्रण का गुण उन दोनों मिलते हुए तत्वों के गुण के समान है,
समझ में आ रहा है। लेकिन समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है, यानी समूह 2 में जो सामग्री प्राप्त हुई वहाँ पे क्या है, वो यौगिक है। देखिए मिश्रण और यौगिक में आपको यहाँ पे डिफरेंट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे हमारा मिश्रण और ये यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। मिश्रण और यौगिक में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, यानी तत्व हो या यौगिक हो वो केवल क्या मानते हैं, मिश्रण बनाने के लिए ही आपस में मिलते हैं, ठीक है। किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, लेकिन ये कोई अलग यानी नए यौगिक का ये निर्माण नहीं करते हैं। समझ में आया। यानी मिश्रण जो होते हैं, तत्व हो या यौगिक हो, अगर तत्व को केवल एक समान रूप में मिला देंगे हमें मिश्रण प्राप्त होगा, यौगिक को मिला देंगे तो हमें क्या होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। और जो मिश्रण प्राप्त होगा वो केवल, यहाँ पे देखिए यहाँ नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे तत्व क्रिया करके यानी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी तत्व जब क्रिया कर लेंगे ना, समझ में आ रहा है, तो ये यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा देखिए, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है, यानी मिश्रण का जो संगठन है वो परिवर्तनीय है, ठीक है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थाई है। नए पदार्थ का जो संगठन होता है अस्थाई होता है, इसका संगठन क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। समझ में आ रहा है। अगला देखेंगे, मिश्रण उसमें उपस्थिति घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, यानी मिश्रण जो क्या करता है उसमें उपस्थिति जितने भी घटक हैं उनके गुणधर्म है उनको क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से अलग होते हैं, यानी जो नया पदार्थ बनता है ना यौगिक में, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, पूरी तरह अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, यानी घटक जितने भी घटक होंगे उनके फिजिकल जो विधि है उसके द्वारा हम सुगमता से क्या कर देते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, यानी यौगिक में क्या कर सकते हैं, जितने भी घटक हैं उनमें उनको कैसे अलग कर सकते हैं, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं, बस अलग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में देखिए, दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पे हमने यौगिक पाया, यानी कि दोनों तत्वों को जब हम मिला रहे थे, क्या एक लोहे का चूर्ण था और एक क्या था, यहाँ बताइए, यहाँ पे एक लोहे का चूर्ण था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोहे का चूर्ण था और सल्फर पाउडर को पीसना था, ठीक है, पीस करके उसमें मिलाए थे, एक गर्म कर रहे थे ना। यहाँ पे देखिए दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पे हमने यौगिक पाया, यानी जब हमने गर्म किया उसको, देखिए एक तो हमने मिला के वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो वो तो हमारा मिश्रण हो गया। लेकिन जब उस मिला करके हमने क्या कर दिया, उसको गर्म कर दिया, ठीक है, तो हमने क्या पाया, क्या पा गए, यौगिक पा गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका गुण मिले मिले हुए तत्वों से पूरी तरह क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है, यानी यौगिक का संगठन जो है जब यौगिक प्राप्त होता है तो पूरे पदार्थ में क्या है, एक समान है, ठीक है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी स्थानों पर समान है, यानी कि यौगिक जो बनता है ना उसका रंग और बनावट सभी स्थानों पे क्या है, समान है, ठीक है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम पदार्थ को किसमें किसमें ये जो दिखाया गया है इस चार्ट में हम पढ़ लेंगे, ठीक है, अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए पदार्थ, पदार्थ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पदार्थ क्या होता है आपको बताया था, यानी कि हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं सामग्री जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या है, पदार्थ हैं, ठीक है। और पदार्थ को हम किस में बांटा था, ठोस द्रव गैस, ठीक है, ठोस द्रव गैस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पदार्थ में क्या हो सकते हैं, पदार्थ में एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक मिश्रण होता है, यानी कोई नियत संगठन नहीं, इसमें क्या होता है, शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देखिए, शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक आते हैं, याद रखिएगा शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आते हैं, शुद्ध पदार्थ में एक तत्व आता है और यौगिक आता है। और मिश्रण में क्या आता है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है, ये आपको मैंने बताया था। समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था।
चलिए, यहाँ पे तत्वों के बारे में बताया था कि सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते तत्वों को, और मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है, वो तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कापर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं, ये सभी तत्व हैं। इनको और मूल तत्वों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। लेकिन यौगिक देखिए नियत संगठन, यहाँ पे देखिए रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटकों तत्वों में विघटित किया जा सकता है। यानी कि यौगिक को हम किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, यानी कि रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा। उदाहरण के लिए देखिए, जल हो गया, H2O हो गया, ये यौगिक है। इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। मीथेन हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सभी क्या है, यौगिक है। मिश्रण में देखिए, मिश्रण में एक होता था समांगी मिश्रण, एक होता था विषमांगी मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण देखिए, यहाँ पे समान संगठन, यानी उदाहरण के लिए देखेंगे, जल में चीनी, यानी कि जल में चीनी मिला रहे हैं, जल में क्या कर रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, ठीक है। ये समान संगठन यानी समांगी मिश्रण हो गया। जल में नमक मिला देंगे, कार्बन डाइसल्फाइड मिला देंगे, सल्फर, जल तथा एल्कोहल आदि, ये सभी क्या है, समांगी मिश्रण। लेकिन विषमांगी मिश्रण में हम आपको क्या बताए थे, असमान संगठन होंगे इनके, जैसे बालू मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, चीनी, नमक, ठीक है। यहाँ देखिए बालू तथा नमक, यानी बालू और नमक को मिला देंगे, विषमांगी हो गए। चीनी तथा नमक को मिला देंगे, ये भी क्या है, विषमांगी है, ठीक है। लकड़ी, ये भी क्या है, विषमांगी। रक्त, खून भी क्या है, यहाँ पे देखिएगा रक्त पूछ देता है, ये रक्त क्या है, समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है, तो आप क्या बताएंगे, मिस ये रक्त हमारा विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। इसमें प्लाज्मा और बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तेल में जल आदि, यानी कि तेल में आप जल मिला देते हैं, तो ये भी क्या है, एक विषमांगी है। ये मैंने आपको बता दिया था, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व और यौगिक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे पूरे चैप्टर में हम लोग जितने भी पढ़े हैं, सारा इसमें यहाँ पे एक चार्ट में दिखाया गया है, ठीक है। उसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपने क्या क्या सीखा है, ठीक है। एक बार मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा हमने क्या क्या सीखा है। आप ये देख लेंगे एक बार, एक झलक में, एक पॉइंट में देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए आपने क्या सीखा है, यहाँ पे हम देखेंगे, तो हमने क्या क्या सीखा है इसको देखेंगे। देखिए मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, कोई मिश्रण है उसमें हम एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिश्रण उसे बोलेंगे कि एक या एक से अधिक पदार्थ अगर किसी भी अनुपात में मिले हैं तो वो हमारा क्या है, मिश्रण कहलाता है। चाहे तत्व हो या यौगिक, ठीक है, चाहे तत्व हो या यौगिक, समझ में आया। मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। यानी मिश्रण को आप उचित विधि द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, समझ में आ गया। विलयन देखिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी विलयन क्या है, विलयन, समझ रहे हैं, विलयन। विलयन हम पढ़े थे, विलेय और विलायक। देखिए विलेय जैसे कि हमारा हो गया मान लीजिए कि नमक, और विलायक हो गया हमारा पानी, यानी पानी में नमक घुल जाता है, ठीक है, तो हमारा घोलने वाला पदार्थ क्या है, पानी। और घुलने वाला पदार्थ विलेय। विलेय यानी नमक और पानी को आप मिक्स कर देते हैं, और जो हमारा तैयार होता है, एक गिलास में नमक पानी का जो घोल तैयार होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, विलयन नाम देंगे। तो वही चीज़ है। देखिए विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन होता है। तो आप विलयन की सांद्रता अगर निकालना चाहते हैं, यानी विलयन में कितनी सांद्रता है, यानी नमक कितना नमक लग रहा है, पानी में अगर नमक डालेंगे तो उसकी सांद्रता होती है ना, अगर ज़्यादा नमक डाल देंगे, खूब ज़्यादा नमक डाल देंगे तो उसकी सांद्रता अधिक हो जाएगी, और जब सांद्रता अधिक हो जाएगी तो पूरा नमक की तरह पानी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन होता है। तो आपका अगर विलेय का द्रव्यमान का आयतन अथवा आयतन निकालना है तो आपका ये फार्मूला ये लगेगा, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता कितनी है और उसकी इकाई आयतन में उपस्थित विलेय कितनी है, समझ में आ रहा है। तो आपका क्या निकलेगा, द्रव्यमान अथवा आयतन निकल जाएगा विलेय का, किसका, विलेय का। यहाँ पे देखिए वो पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील, यानी विलायक में क्या है, अघुलनशील। विलायक में तो समझ, जैसे जल में कोई चीज़ अघुलनशील हो गए, ठीक है, तथा आंखों से देखा जा सकता है, यानी जल में वो ना घुले लेकिन आंखों से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे निलंबन कहते हैं,
तो आपको मैं ये बता दिया था कि निलंबन क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। तो निलंबन क्या है, हमारा एक विषमांगी मिश्रण है। तो आपको याद रखना है कि निलंबन क्या है, कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड जैसे कि दूध, ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, जिससे कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। यानी ये इतना बड़ा होता है कि ये प्रकाश जब उस पर टार्च जलाते हैं ना, तो उस टार्च से जो निकलने वाली रोशनी होता है ना, उसको क्या कर देता है, चारों तरफ फैला देता है, उसको एक एक सीधी रेखा में जाने में, एक सीधी रेखा में जाने नहीं देता है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, कोलाइडी उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। यानी कोलाइडी जो है, कोलाइडी ये उद्योग में, समझ आ रहा है, और हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। देखिए, विलय कणों को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। यानी विलय के जो कण होते हैं ना, उनको कौन सा अवस्था बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था बोलेंगे, विलय के कण। और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं, उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यानी कि विलायक जो होते हैं, वो जिसमें पूरी तरह से क्या होते हैं, ये वितरित होते हैं, कौन, जो विलय वितरित होते हैं, उसे हम परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे। तो आप यहाँ से एक दो चीजें आप समझ गए कि परिक्षिप्त प्रवस्था किसे बोलेंगे, विलय के कण को बोलेंगे, और विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित होते हैं, उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहेंगे, ठीक है। देखिए अब आगे देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, शुद्ध पदार्थ, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। यानी शुद्ध पदार्थ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है शुद्ध पदार्थ। देखिए, तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है। तत्व, ये तत्व जो होता है वो पदार्थ का क्या है, मूल रूप, यानी उसे और छोटे मूल में, यानी मूल कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो तत्व होता है ना। तो तत्व एक पदार्थ का क्या है, मूल रूप होता है, जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको और छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यौगिक वो पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यानी दो या दो से अधिक। अब देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारा, हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है, तत्व है, हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है। ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन एक प्रकार का तत्व है। इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, H2O, H2O बनता है, जल बनता है। समझ में आ रहा है। जब ये जल बनता है तो हमारा ये जो जल बना है, ये हमारा क्या बना, यौगिक बना, यौगिक बना। तो हम दो या दो से अधिक तत्वों को हम एक स्थिर अनुपात में हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो हमें हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, H2O, यानी जल, यानी यौगिक प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो हम यौगिक को क्या कर सकते हैं, इसके मूल तत्वों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन तत्वों को क्या कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं, इसके मूल तत्वों में विभाजित नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यौगिक वो पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। समझ में आ गया। तो यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। यानी यौगिक के जो गुण होते हैं ना, यौगिक के जो गुण, हमारा जल बना, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाएं तो जल बना, ठीक है। तो इसके गुण तो अलग हैं, लेकिन अगर हम दोनों को हम आपस में मिला देते हैं तो जो हमारा यौगिक प्राप्त होता है ना, इन दोनों से बिल्कुल अलग है, यानी कि हमारा जल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें बोला गया है, यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से अलग होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व, मिश्रण में जो उपस्थित तत्व होते हैं और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है। तो जबकि मिश्रण में उपस्थित जो तत्व होते हैं और यौगिक अपने अपने क्या करते हैं, गुणों को दर्शाते हैं। देखिए, ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अभ्यास पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पिछले लेक्चर में अगर आपका कोई सा भी डाउट अगर बचा हो तो मैं यहाँ पे सारा चीज़ें क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन में अच्छे से इसको बताऊंगा और बोल करके आपसे लिखवाऊंगा, अगर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर हो सके तो इसका लाऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।